अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। चलें भाई, ओके सर। लेट्स स्टार्ट। सो हमें स्टार्ट करना है पेपर 3 से, एडवांस थ्योरी। ठीक है ना। अब पेपर 3 और पेपर 4 एएस आपका पूरा हो गया। अब पेपर 3 और पेपर 4 में आपने जो है तकरीबन 8 चैप्टर्स कवर करने हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर टोटल? 13। टोटल 8 कवर करने हैं। ओके। रिप्रेजेंट डाटा रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट, मैंने शायद स्क्रीन, अच्छा। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है डाटा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 आएगा कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। ठीक है। उसके बाद 15 आ जाएगा हमारे पास हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन्स। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 16 आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आ जाएगा 17 सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 18 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आ जाएगा हमारे पास 19 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 20 में हमारे पास है फर्दर प्रोग्रामिंग। ये सारे चैप्टर हैं, ये 8 चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में बचे हैं। और ये आठों के आठों आपके पास पेपर 3 में आएंगे। अब पेपर 3 जो आपके पास होगा वो आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स का होगा। और इसके वही 75 मार्क्स होंगे। आपका जो पेपर 3 है, बेसिकली ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनमें से जस्ट थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनमें से आपके पास सूडो कोड के क्वेश्चन आएंगे पेपर 3 में। पेपर 3 है एडवांस्ड थ्योरी। पेपर 3 में आपके पास जो है आपने ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैप्टर नंबर 19 में सूडो कोड्स हैं। चैप्टर नंबर 20 में भी सूडो कोड्स हैं। बेसिकली आपके ये सारे जो नॉर्मली पेपर 3 के में आखिर के तकरीबन 3 सवाल जो हैं वो सूडो कोड के होते हैं। और बाकी पेपर जो है 1 वो से थ्योरी। 5 या 1 से 6 जो है वो थ्योरी होते हैं। तो वो क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर से। और आखिर के 3 सवाल, तकरीबन 2 सवाल 3 सवाल आते हैं इस टॉपिक से। अब टाइम इसका ये होगा, मार्क्स इसके इतने होंगे। अब इसके बाद आ जाता है पेपर 4 प्रैक्टिकल। ठीक है। अब जी। प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास क्या होगा। प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास जो भी सवाल आएंगे वो आएंगे मोस्टली चैप्टर नंबर 19 से। ठीक है ना। जी। और चैप्टर नंबर 20 से आप कह सकते हो कि सिर्फ 2 टॉपिक्स आएंगे। चैप्टर नंबर 20 में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर इधर पेपर 4 में आते हैं। एक एक्सेप्शन हैंडलिंग या फाइल हैंडलिंग, और एक आ जाता है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस और इनहेरिटेंस वगैरह। अगर आप जी। चाहो तो इसको स्ट्रेच करके 3 टॉपिक्स भी कह सकते हो। मतलब पूरा चैप्टर नंबर 20 पेपर 4 में नहीं आता, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको अलाउड होती हैं, जैसे जावा, पाइथन या विजुअल बेसिक में से ऑप्शन होता है। तो ये जो है आपको इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन लैंग्वेजेस में अप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए उन पे पेपर नंबर 4 से क्वेश्चन नहीं आता। पेपर नंबर 4 में यूजुअली 3 क्वेश्चंस होते हैं। आपको प्रिंटेड पेपर मिलता है और आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप किसी लैब के अंदर असाइन कर दिया जाता है। आप उस कंप्यूटर या लैपटॉप पे अपने प्रैक्टिकल के दिन जाके बैठते हो, अपना पेपर खोलते हो और उसमें से पढ़ के आईडी इंस्टॉल्ड होता है, वो आप खोलते हो। फिर डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की है,
जावा, पाइथन या फिर विजुअल बेसिक, आप जो है उसके हिसाब से अपना काम करते हो। ठीक है, इसका टाइम होता है 2 hours 30 minutes, 2.5 घंटे का प्रैक्टिकल है। मार्क्स सेम ही है, 75 मार्क्स। अच्छा, इसके लिए पेपर 4 के लिए आप जो है आपको कोई एक लैंग्वेज में ही रहना है। आप ऐसा नहीं कर सकते पेपर 4 में कि चलो जी क्वेश्चन 1 जो है वो पाइथन में आसान है तो मैं क्वेश्चन 1 पाइथन में कर लेता हूँ, क्वेश्चन 2 जो है वो जावा में जल्दी हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन 2 जावा में कर देता हूँ, और क्वेश्चन 3 जो है वो विजुअल बेसिक में मुझे ज़्यादा अच्छा आता है तो मैं उसका कोड विजुअल बेसिक में लिख देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, वरना वर्स्ट केस सिनेरियो है आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 75 में से एब्सोल्यूट ज़ीरो। और बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि एग्जामिनर पहला क्वेश्चन चेक करेगा, बाकी दोनों को काट देगा। तो मतलब 0 या 24 या 20 के बीच में आपके नंबर आएंगे। फेल तो मतलब पेपर तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतने कम मार्क्स में फिर ग्रेड बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ओवरऑल आपका ये जो A2 का मामला है ये 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स का आपके AS का पेपर 1 और पेपर 2 हुआ था। तो ओवरऑल 300 में से आपने अराउंड जो है 220 से 240 के बीच में स्कोर करने हैं, तो आपका एक ओवरऑल जो है वो A* बन जाएगा। मतलब आप 240 या 230 का एम रखें ओवरऑल, ताकि आपके पास A* बन जाए। वरना अराउंड 180 तक पे जो है 180 नहीं 200 190 200 के आसपास A बन जाता है। तो अगर A* चाहिए तो आपको अराउंड मतलब आपको ये एज्यूम करना चाहिए मैं कि आपने 15 मार्क्स से ज़्यादा चारों में से किसी पेपर में लूज़ नहीं करने। ठीक हो क्या? तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है आपके जो है A2 की केस में आपने कौन कौन से पेपर देने। रीटेक्स के लिए उन्होंने कहा था कि जो आपके पास वो आएगा, जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद वो प्रोसीजर बताएंगे। उन्होंने अभी तक कोई फॉर्म का लिंक या प्रोसीजर भी नहीं बताया। तो रिज़ल्ट आएगा A लेवल का 12 को, 12 अगस्त को, 12 अगस्त 2025। उसके बाद आप जो है उसके बाद उनकी कोई ना कोई ईमेल आएगी कि भाई ये फॉर्म है, ये लिंक है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट तो आप यहाँ जाके अपनी डिटेल्स फिल कर दें एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर अ फ्री रीटेक। सर कंप्यूटर के दोनों होंगे ना? दोनों होंगे, एक मैथ्स कैंसिल हुआ था। मैथ्स के भी कंप्यूटर के भी। ये दोनों सब्जेक्ट्स में ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रीटेक के लिए जाते हो तो आप दोनों कंपोनेंट्स दोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि सिर्फ P2 P1 कैंसिल हुआ था तो मैं खाली P1 जाके दे आऊँ, आपको दोनों देने पड़ेंगे। जी ठीक है। अच्छा भाई, तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि हमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे बाज़ चैप्टर्स के जो नाम हैं वो आपको AS से मिलते जुलते लगेंगे। जैसे चैप्टर 1 हमारे पास था इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन। चैप्टर 2 था कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट है। वहाँ चैप्टर 3 था हार्डवेयर, यहाँ हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन्स हैं। वहाँ पे चैप्टर 5 था सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे 16 है। वहाँ पे जो है 6 था सिक्योरिटी इंटेग्रिटी एंड प्राइवेसी, यहाँ पे 17 सिक्योरिटी है। वहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग था चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे भी है। वहाँ पे चैप्टर 11 था फर्दर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे चैप्टर 20 है। नाम सेम है लेकिन कंटेंट्स पूरे नहीं तो 95% डिफरेंट है। जैसे चैप्टर 1 डाटा रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी, डेनरी, हेक्साडेसिमल, ये वो इस सब की कोई बात नहीं होगी, जैसे कि आपने पहले वहाँ पे की थी। यहाँ पे इवन कन्वर्जन्स भी नहीं आएंगी। सिर्फ वाहिद चीज़ जो आपको चैप्टर 1 से रिकॉल करनी पड़ेगी वो एक आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट, या आपके पास आ जाएगा कि भाई बाइनरी नंबर को डेनरी में या डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। आप चाहें तो उसको टूज कॉम्प्लीमेंट के ही समझ लें कि भाई टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर को डेनरी में कैसे करना है या डेनरी नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। इसी तरह यहाँ पे चैप्टर 2 कम्युनिकेशन में वो जो आपने इतनी लंबी चौड़ी
5 क्लासेस में जाके ख़त्म हुआ था चैप्टर नंबर 2। वो ये वाली वायर है तो वो वाली वायर है, तो ये वाला हार्डवेयर है तो वो वाला जी हार्डवेयर है, जी जी उसमें जी से यहाँ कुछ भी रिकॉल नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ प्रोटोकॉल्स की बात होगी और पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग की बात होगी। मतलब बेसिकली एएस से कुछ भी यहाँ पे रिलेट नहीं करेगा। इसी जी तरह हार्डवेयर वाले चैप्टर में लॉजिक गेट्स की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, दैट सेट। बाकी सब कुछ नया है। बेसिक्स भी इसलिए क्योंकि आपको टेबल सॉल्व करना अगर नहीं आता होगा तो यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ेंगे प्योर बूलियन अलजेब्रा, जी कार्नोग मैप्स के किसी लॉजिक ट्रुथ टेबल को हमने कार्नोग मैप की मदद से कैसे सॉल्व करना है और बूलियन अलजेब्रा से कैसे सिंप्लीफाई करना है। ये चीज़ एएस में नहीं थी। ओ लेवल हो, आईजीसीएसई हो, एएस का पेपर हो, आपको याद होगा वो जो आपका क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट्स वाला, उसमें हमेशा ऊपर नोट लिखा होता है, डू नॉट ट्राई टू सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। जी यहाँ पे फाइनली ये वाली रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब A2 में आके आप ये पढ़ोगे कि भाई जो है बुलियन अलजेब्रा के रूल्स क्या होते हैं और उनकी मदद से आप अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। सो इन अ वे जी टॉपिक्स सेम है, लॉजिक गेट्स, लेकिन कंटेंट्स बदल जाएंगे। यहाँ अब आपको वो सीधे साधे ट्रुथ टेबल नहीं मिलेंगे कि जी वो ऊपर सर्किट बना हुआ है, नीचे ट्रुथ टेबल सॉल्व करो। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास जो है ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क्स की बात होगी और ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स की बात होगी। यहाँ पे आपके पास कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है, वो करता है, ये करता है, लेकिन एएस में या उससे पीछे आप जो है सिर्फ नाम पढ़ते थे। अब आपने बहुत डेप्थ में जाके उसको पढ़ना है कि वो कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करता है। जी सिक्योरिटी में आपके पास जो है नई तरह की इंक्रिप्शंस आएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके पास काफ़ी डिटेल आएगी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की डिटेल आएगी। आपके पास जो है मशीन लर्निंग कैसे होती है, कितनी टाइप्स की होती है, उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। उसके अलावा आपके पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो दो हमारे पास आएंगे कि किस तरह से एक मशीन जो है वो आर्टिफिशियल या कोई भी प्रोग्राम जो है या स्टैंडर्ड मेथड क्या है। जैसे हम पेपर 2 में ट्रेस टेबल सॉल्व करते थे, ऐसे ही दो मेथड्स हैं इस चैप्टर में जिन पे क्वेश्चन आता है, जिनकी मदद से हमें जो है ट्रेस टेबल टाइप का एक टेबल सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ों के सूडो कोड्स आएंगे, मतलब जी अराउंड मतलब 10-12 एडवांस। एडवांस। हमने चैप्टर 10 में क्यू पढ़ा था, स्टैक पढ़ा था, लिंक्ड लिस्ट पढ़ा था। वहाँ पे हम जो है जैसे पुश और पॉप का फंक्शन था, उसका पूरा कोड हम खुद नहीं लिखते थे। हमें या तो एग्जामिनर जी बना के दे देता था या हमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में देता था कि भाई कोड लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ 4 चीज़ें मिसिंग हैं, वो आप फिल करो, 4 नंबर आपको मिल गए। यहाँ बस पे वगैरह बस। हाँ, यहाँ पे आपको मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पुश पॉप और जो है इसी तरह क्यू डी क्यू सॉरी क्यू एन क्यू वगैरह के कोड्स पूरे पूरे दिखा दिए थे कि भाई अगर आ जाए फिल इन द ब्लैंक तो आपने यहाँ इस तरह इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप जो है जी आपको पूरे पूरे कोड खुद लिखने होंगे, आपको वो फिल इन द ब्लैंक वाला मामला नहीं होगा। उसके अलावा और डाटा स्ट्रक्चर्स ऐड हो जाएंगे, ट्री आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा एंड सो ऑन, और उनके भी डिफरेंट ऑपरेशंस के कोड आपको याद करने पड़ेंगे, सूडो कोड्स। इसी तरह आपके पास जो है बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च आप पहले भी पढ़ चुके हो, वो यहाँ दोबारा आएगा। इसके अलावा एक एक जो है सॉर्टिंग और मर्ज उसका सर्चिंग का एल्गोरिथम और आएगा। लाइक आपका बबल सॉर्ट के साथ इंसर्शन सॉर्ट आ जाएगा और आपके पास जो है लीनियर सर्च के साथ बाइनरी सर्च आ जाएगा। तो ये 4 एल्गोरिथम्स तो यही हो जाते हैं। फिर आपके पास क्यू, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ, इन डिक्शनरी, इन सब को सूडो कोड में कैसे बनाना है और इनके डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं
उनके कोड मिला के आपके पास तकरीबन 12 कोड हो जाएंगे जो आपने याद करने हैं, 12-13 कोड्स हो जाएंगे जो आपने याद करने हैं या रटने हैं, कुछ भी कह लो आप। इस अच्छा, फिर याद फिर करने हैं, सीखना है। याद करने हैं तो क्योंकि सूडो कोड में मतलब आप कंप्यूटर पे तो रन नहीं कर सकते सूडो कोड, इन अ वे जी। आपको याद ही करना पड़ेगा। मतलब देखो, आप वैसे तो मैं फिर कह तो सकता याद करना हूँ पड़ेगा। समझने, लेकिन आपको भी पता है चैप्टर 11 के एक्सपीरियंसेस के बहुत सारी चीज़ें हमें बेसिकली याद ही करनी पड़ जाती हैं। जैसे जी। बबल ये नहीं सॉर्ट हो होता गया, तकरीबन। लीनियर सर्च हो गया। हमें टेक्निकली अल्टीमेटली हम एक मेमोरी के हिसाब से ही चल रहे होते हैं, हम लॉजिक पे इतना वो नहीं कर रहे होते। फिर फर्दर प्रोग्रामिंग में आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड्स आएंगे, वो बहुत छोटा सा मामला है। फाइल हैंडलिंग के कोड्स आएंगे, वो आपको पहले से पता है कि भाई ओपन फाइल वगैरह, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 19 और 20 थोड़ा सा चैप्टर नंबर 10 को टच करेगा, एंड दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, लॉजिक सर्किट्स हो गए, और ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हो गई जो चैप्टर नंबर 10 का पार्ट थी। इसके अलावा आपको पूरे सिलेबस में चैप्टर्स के नाम तो सेम लगेंगे, कंटेंट्स में कोई सिमिलैरिटी आपको नहीं दिखेगी, सारी नई चीज़ें या मज़ीद आगे की चीज़ें होंगी। तो अगर आप अपना एएस का कुछ रिवीजन करना चाहते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट और एडीटीज और लॉजिक गेट्स, बस ये तीन चीज़ें आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपको A2 में मज़ीद किसी चीज़ की इधर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वैसे तो पूरा ही रिवाइज करना पड़ेगा, अभी दोबारा पेपर वो देना है। वो एक अलग बात है, जिसने रीटेक देना है ज़ाहिर है उसने तो पूरा ही रिवाइज करना है। अब बैड लक ही कह सकते हैं कि जो है एक पेपर कैंसिल, एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया। चलो खैर, ये अच्छी बात है कि दे आर ऑफरिंग फ्री फिर मुझे रीटेक। आइडिया हो गया कि पेपर कैसा आता हाँ, इट्स बेड, ये अच्छी बात है कैमरेज वाले आपके फ्री रीटेक ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा जंग वाला माहौल बना हुआ था। अच्छा, चैप्टर 19 में एक जो गड़बड़ है वो ये है कि चैप्टर 19 में आपने जो 10 12 13 सूडो कोड्स याद करने हैं, आपको उन सब के नहीं तो उनमें से दो कम करने चलें। मतलब अगर 12 सूडो कोड्स हैं तो इसमें से 10 आपको, जो भी आपकी लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, लाइक हम पाइथन पे काम करेंगे तो आपको पाइथन में भी वो कोड्स सीखने पड़ेंगे कि ये वाला काम सूडो कोड में लिखूं तो ऐसे, तो पाइथन में करूं या जावा में करूं तो कैसे होगा, क्योंकि ये आपको करके दिखाना होगा। पेपर 4 में एग्जामिनर कहेगा भाई बबल सॉर्ट ही लगाओ या इंसर्शन सॉर्ट ही लगाओ। वहाँ पे अगर आपने जो है यार कहा कि भाई मुझे तो याद नहीं है, चलो मैं बबल सॉर्ट लगा देता हूँ वो आसान है, तो 4 में से 0। तो इस लिहाज से चैप्टर नंबर 19 थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी ये कि जो आपका A2 है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक एक्सेप्शनली लॉन्ग नहीं है। एएस में हमारे पास एक दो कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर्स है। थे जो बहुत ज़्यादा लंबे थे, जिनमें बहुत ज़्यादा डिटेल थी। चैप्टर नंबर 2 बिगेस्ट एग्जाम्पल 5 क्लासेस में जाके, 4 से 5 क्लासेस में जाके कवर होता है। यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है 3 क्लासेस में मामला निमट जाएगा, क्योंकि आपका जो है A2 में 3 से ज़्यादा सब सेक्शंस किसी चैप्टर में हैं भी नहीं। वहाँ तो बास चैप्टर्स में जो है 5 ज़्यादा थे या कंटेंट ही इतना लंबा था, यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे सिलेबस की डेप्थ ज़्यादा है। इन अ वे यू कैन से सिलेबस थोड़ा सा ओपन एंडेड है। एग्जामिनर ने चीज़ों के नाम सिलेबस में डाले हुए हैं, अब वो उस चीज़ पे किस एंगल से सवाल करेगा ये इतना क्लियर नहीं है। तो हमें चीज़ों को एट प्लेस थोड़ा सा डेप्थ में देखना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम टॉपिक तो पढ़ लें लेकिन हम कोई ऐसी डिटेल्स मिस कर दें कि उसके बारे में आपके पास क्वेश्चन आए तो आप परेशान हो जाओ कि हाँ ये टॉपिक तो पढ़ा था लेकिन उसमें ये वाली बात तो नहीं पढ़ी थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों की डेप्थ होगी, अदर देन दैट इट्स फाइन। अच्छा भाई, तो दैट बीइंग सेड, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 13 का जो पहला सेक्शन है वो हमारे पास आ जाता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स या UDTs, ठीक है ना। अब ये UDTs हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी थी कि
कुछ याद है यूडीटीज या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या होती हैं? जी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, देखो एक होती हैं आपके पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स, एक होती हैं आपके पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। बिल्ट इन डाटा टाइप्स से क्या मुराद है? बिल्ट इन डाटा टाइप्स से मुराद है वो डाटा टाइप्स जो आपके कंप्यूटर में या आपकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी बनाई आपको अवेलेबल होती हैं। लाइक आपके पास आ जाती हैं स्ट्रिंग, बूलियन, रियल, इंटीजर, ये सारे जो हैं, ये आप डेट, ये सारे जो हैं ये आपके पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स कहलाती हैं, क्योंकि आपके ये जो है प्रोग्राम का ऑलरेडी पार्ट होती हैं, इन्हें आपको बनाना नहीं पड़ता या आपको कंप्यूटर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रिंग में किस तरह का डाटा आएगा, उसको किस तरह से हैंडल करना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्ट इन डाटा टाइप से आपका काम चल नहीं पा रहा होता। अब इसके लिए आपको अपनी डाटा टाइप खुद बनाने का ऑप्शन अवेलेबल होता है प्रोग्रामिंग में, और इसकी मदद से आपका जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा आसान हो जाता है, लिखना या कोड करना, पढ़ना और डीबग करना। एक दफ़ा आपने डाटा टाइप डिफाइन कर दी, फिर आप अपने प्रोग्राम में उस डाटा टाइप के जो आपने खुद बनाई है, कस्टम मेड है, जितने चाहें वेरिएबल्स या एरेज बना सकते हैं और उनमें अपनी मर्जी का डाटा स्टोर करा सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली कैम्ब्रिज एग्जामिनर को खुश करने के लिए, क्योंकि आजकल की मार्केट में आपको ऑलमोस्ट ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं मिलेगी जो कि आपको यूडीटीज या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स प्रोवाइड ना करती हों। ऐसी लैंग्वेजेस जो यूडीटीज का कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करती थी वो अराउंड 30-40 साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं। आजकल मार्केट में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं जो यूडीटीज को सपोर्ट ना करे। बट सिंस कैम्ब्रिज एग्जामिनर काफ़ी ज़माने क़दीम के हजरत हैं, क्योंकि वो पेपर में भी इतनी ऑब्सोलीट चीज़ें एएस में भी पूछते रहते थे, सो मोस्ट लाइकली ये लाइन सिर्फ कैम्ब्रिज एग्जामिनर को खुश करने के लिए कि भाई सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं करती हैं। रियलिटी में आजकल की मार्केट की जितनी लैंग्वेजेस हैं सब सपोर्ट करती हैं। मतलब C++ तक सपोर्ट करती थी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, उसके अलावा आपके पास बेसिक लैंग्वेज वगैरह में भी कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होता है। तो हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, अराउंड 30 ईयर्स 40 ईयर्स बैक, अगर हम ये कहें कि भाई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बिल्कुल भी इन चीज़ों को सपोर्ट ना करे। यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक कहलाती हैं नॉन कॉम्पोजिट और दूसरी कहलाती हैं कॉम्पोजिट। नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप्स क्या होती हैं? ऐसी डाटा टाइप्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह की डाटा टाइप इस्तेमाल हो। नॉन कॉम्पोजिट यूडीटीज या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स वो कस्टम डाटा टाइप्स होती हैं जिनमें वैल्यूज़ तो एक से ज़्यादा हों लेकिन सबकी बेसिक डाटा टाइप एक ही हो। दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप्स की, एक कहलाता है इन्यूमरेटर और एक कहलाता है पॉइंटर। तो हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप्स की, इन्यूमरेटर्स या पॉइंटर्स, जिनमें किसी एक ही तरह की वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसके अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन ही वैल्यूज़ आनी हैं तो फिर ये हम बना क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑल्दो इनके अंदर किसी एक ही तरह की डाटा टाइप वैल्यूज़ होती हैं, लाइक सारी स्ट्रिंग्स हैं, सारी बूलियन हैं, सारी इंटीजर हैं, सारे रियल हैं, बट इनका इस्तेमाल डिफरेंट है। या ये वाली यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जो नॉर्मल स्ट्रिंग, इंटीजर वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्पोजिट डाटा टाइप्स। कॉम्पोजिट डाटा टाइप्स वो डाटा टाइप्स होती हैं जो एक से ज़्यादा
उनसे मिलके बनती हैं। ऐसी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ऐसी कस्टम डाटा टाइप जिसके अंदर एक से ज़्यादा बेसिक डाटा टाइप्स वाली वैल्यूज़ हों, जैसे रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 10 से, तो रिकॉर्ड एक ऐसी डाटा टाइप या एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जहां आप एक सिंगल वेरिएबल या सिंगल एरे के अंदर एक से ज़्यादा या मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करा सकते हैं जिनकी डाटा टाइप अलग अलग हो सकती है। इसी तरह सेट, इसी तरह क्लास या ऑब्जेक्ट्स, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं कॉम्पोजिट डाटा टाइप के, रिकॉर्ड, सेट या फिर क्लास, ऑब्जेक्ट। ये तीनों एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कॉम्पोजिट वर्सेस नॉन कॉम्पोजिट का। अब जो है हमने इन सारी एग्जाम्पल्स को, इन्यूमरेटर्स को, पॉइंटर्स को, रिकॉर्ड को, सेट को, क्लास और ऑब्जेक्ट को, इनको एक एक करके देखना है कि सूडो कोड में हम इनको किस तरह से अप्लाई करेंगे। एंड सेकेंडली ये कि इनके ऊपर हाँ इनका काम क्या है, इन सिंपल टर्म्स, कि इनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या क्यों इस्तेमाल करते हैं रादर। अब इन्यूमरेटर्स कौन से होते हैं? उसी पे हम आ रहे हैं। इन्यूमरेटर एक डाटा टाइप है, ठीक है ना। सबसे पहली एग्जांपल जो है हमारे पास नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप इन्यूमरेटर। अब नॉन कॉम्पोजिट से क्या मुराद है, इसमें सिर्फ एक ही डाटा टाइप की वैल्यूज होंगी, एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर, एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स ये सपोर्ट नहीं कर सकता। अब इन्यूमरेटर का काम क्या है? इन्यूमरेटर जो है binds a group of names to constant values। इन्यूमरेटर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज लिख दें ताकि जब यूज़र डाटा इनपुट कर रहा हो तो वो उन पॉसिबल वैल्यूज़ के अलावा कुछ और ना लिख सके। जैसे डेज ऑफ द वीक, अगर आपने किसी से डे पूछना है, आपने एक वेरिएबल बनाया डे नाम का, अब हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, डे नाम का एक एन्यूमरेटर डाटा टाइप बनाएंगे और उसमें वो 7 नाम लिख देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर जो भी यूज़र डाटा फिल कर रहा है वो गलती से अगर कोई मिस टाइपिंग, कोई टाइपिंग एरर हो जाए, कोई टाइपो हो जाए, या वो शरारत में कोई गलत कोई और वैल्यू, कोई 8वां नाम या कोई और चीज़ डालने की कोशिश करे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। इन्यूमरेटर्स को डिफाइन करते हुए आपने जो वैल्यूज़ उसमें लिख दी, ये सिर्फ उन्हीं पॉसिबल वैल्यूज़ में से किसी एक को एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा किसी और वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये फ़ायदा होता है इन्यूमरेटर का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ इनपुट नेम, ठीक है ना, तो अब आप इस वेरिएबल के अंदर किसी का भी नाम डाल सकते हैं, या मैं लिखता हूँ यूज़र आईडी, तो अब आप यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने यूज़र आईडी का इन्यूमरेटर बनाया हुआ है तो ये इसके आगे आपने जो लिस्ट दी है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल UD1 अब इन 4 यूज़र आईडी के अलावा कोई 5वीं वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इनमें से कोई एक आएगा तो ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी, वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है, ये इन्यूमरेटर है। तो ये अपने पॉसिबल लिस्ट ऑफ वैल्यू से आपकी इनपुट को कंपेयर करेगा, मैच हो गया तो ठीक है, मैच नहीं हुआ तो भाई ठीक है, वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो सकती। इन्यूमरेटर का ये फायदा है। इसीलिए जब आप इन्यूमरेटेड या इन्यूमरेटर डाटा टाइप को डिफाइन करते हो, आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि इस वेरिएबल या इस उस डाटा टाइप में ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं दैट शुड बी एक्सेप्टेड। अब सिंटैक्स, हम इन्यूमरेटर डाटा टाइप बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम टाइप का कीवर्ड लिखते हैं। जितनी भी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं सबको हम टाइप के कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, एटलीस्ट सूडो कोड में। उसके बाद आप इसको कोई नाम दोगे,
जो भी आपने नाम देना है, उसके बाद आप इक्वल टू डालोगे और ब्रैकेट के अंदर आपने जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ असाइन करनी है वो आप यहाँ लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा टाइप सीजन इक्वल्स टू स्प्रिंग समर ऑटम विंटर। अब आपने एक वेरिएबल बनाया फेस्टिवल सीजन के नाम का और उसको डाटा टाइप क्या असाइन की, स्ट्रिंग नहीं असाइन की, वो डाटा टाइप असाइन की जो आपने अभी इन्यूमरेटर बनाया है। अब इस फेस्टिवल सीजन नामी वेरिएबल में स्प्रिंग समर ऑटम या विंटर में से कोई एक वैल्यू तो आ सकती है। लाइक अगर मैं ये लाइन लिखूं फेस्टिवल सीजन इक्वल्स टू स्प्रिंग तो ये तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ ट्यूसडे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे यहाँ पे जो एक पॉसिबल वैल्यूज़ की लिस्ट है उसमें मौजूद नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, मुझे कोई एरर मिल जाएगा कि भाई ये वाली असाइनमेंट नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू इधर स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि ये इसकी पॉसिबल लिस्ट ऑफ वैल्यूज में नहीं है। तो इस लिहाज से इन्यूमरेटर बहुत काम की चीज है। इन्यूमरेटर डाटा टाइप की जो वैल्यूज हैं ये आपको लगती स्ट्रिंग की तरह ही हैं, मगर आप जब भी इन्यूमरेटर डाटा टाइप में कोई वैल्यू असाइन करेंगे उस पर कभी भी आप कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे लाइक दिस, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इन्यूमरेटर है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स में स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी भी हो, लाइक स्प्रिंग बेसिकली तो अल्फाबेटिकल या स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन हम इस पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे ये शो करने के लिए कि ये इन्यूमरेटर है, ये स्ट्रिंग नहीं है। सर ये कैप्स डिफरेंस को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे स्मॉल कैप्स में या कैपिटल में? कैप डिफरेंस को भी टेक्निकली नहीं करेगा। डिपेंड करता है कि आप जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं वो जो है क्या कहना चाहिए, वो इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं। ये बाद लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं, बाद नहीं होती। ओके यस, सो इन्यूमरेटर डाटा टाइप ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में केस सेंसिटिव होती है। यानी आपने यहाँ पे स्प्रिंग कैपिटल से लिखा था, अब आप यहाँ पे स्मॉल से लिखना चाहोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन बहुत लिमिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ चल जाती है, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं चलेगी। अब दूसरी बात ये कि जो भी वैल्यूज़ आप डिफाइन करोगे इन्यूमरेटेड डाटा टाइप में वो होती हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल से मुराद ये कि वो उनका एक फिक्स ऑर्डर होता है और आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो प्रोग्राम है, वो उस ऑर्डर के हिसाब से ही उन्हें ट्रीट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इन्यूमरेटर बना रहा हूँ टी डेज के नाम से, जिसमें डेज ऑफ द वीक का नाम है। ठीक है, अब ये सातों नाम मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। अब ये जो नाम हैं इनको कंप्यूटर अपने तौर पे कोई ना कोई नंबरिंग करेगा और इन्हें ऑर्डर में सेव करेगा। अब आपने एक वेरिएबल बनाया वीकेंड का बुलियन, डे नाम का एक वेरिएबल बनाया, टी डेज उसको असाइन कर दिया और उसके बाद आपने इनपुट ले लिया डे का। अब आपने क्या कहा कि भाई इफ डे इज ग्रेटर देन फ्राइडे देन वीकेंड इक्वल्स टू ट्रू। यानी आपने जो भी डे का नाम डाला है, पहली बात तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 7 के अलावा कोई 8वां नाम एक्सेप्ट ही नहीं होगा। सेकेंडली अगर नाम एक्सेप्ट हो जाता है तो वो यहाँ पे वो उसका ऑर्डर चेक करेगा कि अगर जो डे का नाम आपने डाला है, फॉर एग्जांपल आपने डाला सैटरडे, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि जो है सैटरडे फ्राइडे से बड़ा है। बड़ा है से मुराद ये कि उसके बाद आ रहा है, उसका इंडेक्स नंबर उससे बड़ा है, तो वीकेंड का वेरिएबल ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए इन्यूमरेटर डाटा टाइप लिखते हुए, स्पेशली अगर आपको इस तरह के कंपैरिजंस यूज करने हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस ऑर्डर में चीजें लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है यहाँ पे मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है, संडे से स्टार्ट करवा देते हैं वीक, क्या हो गया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब क्या होगा अगर कोई
सैटरडे लिखेगा तो वीकेंड ट्रू आएगा, अगर कोई संडे लिखेगा तो वीकेंड ट्रू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि संडे जो है फिलहाल फ्राइडे के बाद नहीं है, हमने अपना वीक सेट संडे से स्टार्ट किया हुआ है। इसी तरह अगर जी इसी तरह अगर किसी ने जो है रैंडम ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है ना, कि यार नाम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, रैंडम ऑर्डर में लिख दिया, तो अब बेसिकली वीकेंड कभी भी ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि फ्राइडे के बाद कोई वैल्यू है ही नहीं। इसलिए इन्यूमरेटर डाटा टाइप में जो आपके पास ऑर्डर है दैट इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप इस तरह के कंपैरिजंस करवाना चाहते हो। अगर नहीं करवाने कंपैरिजन फिर ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, मगर अगर आपने इस तरह के कंपैरिजन में यूज करना है तो फिर वहां पे ऑर्डर आपके लिए मैटर करता है। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, अगली डाटा टाइप जो हमारे पास है वो आ जाती है पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स हमारे पॉइंटर बेसिकली ऐसी डाटा टाइप है जो कि किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करती है, इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग में इस्तेमाल होता है। आप पॉइंटर डाटा टाइप बनाने का फ़ायदा क्या है? पॉइंटर डाटा टाइप बनाने का फ़ायदा ये है कि आप दो काम कर सकते हैं। किसी मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है आप उस वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसके मेमोरी एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है तो अब ये वेरिएबल नेम नाम का मेमोरी में किस जगह स्टोर हुआ है या आप नहीं उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं या इनपुट करा सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हो रही है, किस पोजीशन पे, वो आप पता नहीं चला सकते। लेकिन पॉइंटर डाटा टाइप की मदद से आप ये वाला काम कर सकते हैं। इसको हम बना अच्छा ठीक है ना। अगर आप किसी मेमोरी लोकेशन से वैल्यू उठा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग, और अगर आप डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन ही यूज़ कर रहे हैं तो वो तो जो है एक वो ये चीज़ कहलाती है रेफरेंसिंग। मतलब वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली आपके इतने काम की नहीं होती। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम टाइप कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम नाम लिखते हैं कोई भी, उसके बाद हम इक्वल टू डालते हैं और उसके बाद ये कैप का साइन लगाते हैं और अपनी डाटा टाइप लिखते हैं। रिमेंबर दैट ये नॉन कॉम्पोजिट डाटा टाइप है, तो ये यूजुअली इंटीजर ही होती है। मेमोरी या स्ट्रिंग भी हो सकती है, क्योंकि समटाइम्स मेमोरी लोकेशंस हमारे पास हेक्साडेसिमल में होते हैं। इस कैप साइन से हमें पता चलता है कि वेरिएबल पॉइंटर है या नहीं है, क्योंकि अगर ये मैं हटा दूं तो ये तो बहुत हद तक आपका जो है इसमें और इसमें कोई इतना फर्क नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक INT पॉइंटर के नाम से डाटा टाइप बनाई जिसको हमने इंटीजर वैल्यू असाइन की। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया डिक्लेयर माई पॉइंटर और उसको ये डाटा टाइप असाइन कर दी INT पॉइंटर। अब इस माई पॉइंटर में जो वैल्यू आएगी वो इस पॉइंटर डाटा टाइप की होगी। अब आपने अगर जो है इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को उठाना है, इसको दो तरह से यूज किया जा सकता है। माई पॉइंटर जो आपने वेरिएबल बनाया है इसमें आप अच्छा, अब आप इसको दो तरह से अब आप अगर किसी वेरिएबल के नाम से पहले एट द रेट का साइन लगाएंगे तो इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो जाके इस पॉइंटर डाटा टाइप वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और अगर आपने इस मेमोरी लोकेशन पे आपको एड्रेस नहीं चाहिए, आपने मेमोरी लोकेशन में जो भी वेरिएबल की वैल्यू सेव है वो यूज़ करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिख के आगे कैप का साइन लगा देंगे, तो बजाय मेमोरी एड्रेस उठ के आने के आपका कंप्यूटर पहले जाएगा इस
इस वेरिएबल पे माई पॉइंटर पे, इसके अंदर जो भी मेमोरी लोकेशन सेव है फिर उसके बाद जाएगा वहाँ उस मेमोरी लोकेशन पे, वहाँ से कंटेंट्स उठा के लाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड या जो भी काम करना है वो करा देगा। तो जब ये वाली लाइन चलेगी माई पॉइंटर इक्वल्स टू @num1, तो num1 नामी जो वेरिएबल है सिर्फ उसका एड्रेस जाके माई पॉइंटर में सेव हो जाएगा। और जब आप लिखेंगे num2 इक्वल्स टू माई पॉइंटर कैप मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब यहाँ पे मेमोरी लोकेशन नहीं आएगी बल्कि वैल्यू उठ के आएगी और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। सो num2 में अल्टीमेटली 200 सेव हो जाएगा, क्योंकि माई पॉइंटर में num1 का एड्रेस था, num1 में वैल्यू है 100 की, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे 200 सेव हो जाएगा। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पॉइंटर डाटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती, और इसी तरह ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये @ और कैप साइन के बजाय डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, लेकिन हम सूडो कोड में यही दो सिंबल्स यूज़ करेंगे। अच्छा, हाँ, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। पॉइंटर्स का देखिए, पॉइंटर्स डाटा टाइप का काम सिर्फ इतना है, उनका बेसिक काम है किसी भी वैल्यू के मेमोरी एड्रेस को सेव करना, कि कोई वैल्यू मेमोरी में किस लोकेशन पे सेव है उसको अपने अंदर स्टोर करना। अब पॉइंटर डाटा टाइप अगर आप बनाते हैं तो आप इससे दोनों काम ले सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, या आप उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर वैल्यू भी में जो भी वैल्यू सेव है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंटर डाटा टाइप का ये काम है कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप किसी वैल्यू की मेमोरी लोकेशन निकाल के यूज़ कर लें, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है किसी भी मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड वैल्यू को यूज़ कर लें। नॉर्मल वेरिएबल में हम ये वाला काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्टोर्ड वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, हम उसकी जो है मेमोरी लोकेशन नहीं निकाल सकते। मेमोरी लोकेशन के लिए हम @ लिख देंगे, उसके लिए हम @ लिखेंगे वेरिएबल के नाम से पहले, तो उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन हमारे पॉइंटर डाटा टाइप वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता था num1 मल्टीप्लाई बाय 2, तब भी 200 आंसर आता, लेकिन मैं इस पॉइंटर वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैप साइन का मतलब होता है कि इस जगह इस वेरिएबल में जो एड्रेस सेव है उसके कंटेंट्स उठा के लाओ, तो इसके कंटेंट्स क्या है अभी 100। क्यों? क्योंकि माई पॉइंटर में क्या सेव है, num1 सेव है, num1 में स्टोर क्या है 100, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 2 होके ये हो जाएगा आपका 200। तो इसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू भी यूज कर सकते हो और मेमोरी लोकेशन भी स्टोर करा सकते हो। क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉम्पोजिट डाटा टाइप सेट, ठीक है ना। सेट जो है वो एक कॉम्पोजिट डाटा टाइप है, यानी इसमें एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स आप डाल सकते हो और ये अनऑर्डर्ड होते हैं। इसमें आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यूज़ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इटरेबल होते हैं। इटरेबल से मुराद ये होता है कि एक वक्त में आप सेट से एक ही वैल्यू उठा सकते हो। म्यूटेबल होते हैं, यानी आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो और इनमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आ सकते। सेट्स के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो सेट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। सेट में आप नई वैल्यू डाल सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू रिमूव कर सकते हो, उड़ा सकते हो, या फिर दो सेट्स को आपस में ऐड कर सकते हो ताकि एक बड़ा सेट बन जाए। ये चार काम आप सेट्स के ऊपर कर सकते हो। सिंटैक्स इसका क्या होता है, टाइप, उसके बाद आप नाम लिखते हो, इक्वल टू लिख के आप बताते हो सेट ऑफ डाटा टाइप, कि भाई ये किस डाटा टाइप का सेट है। उसके बाद आप लिखते हो डिफाइन, सेट को कोई नाम देते हो और उसके बाद ब्रैकेट में उसकी वैल्यूज लिखते हो, कॉलन लगा के आप उसकी जो आपने UDT जिस नाम से बनाया है वो लिख देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा टाइप वॉवेल सेट अ सेट ऑफ 4, कि भाई वॉवेल सेट में क्या आएगा, सिर्फ 4 आएंगे। डिफाइन, अब आपने एक वेरिएबल बनाया वॉवेल नाम का और उसकी ये पॉसिबल वैल्यूज दे दी कि A, E, I, O, U ये 5 हों तो ये वॉवेल है।
और उसको आपने डाटा टाइप असाइन कर दी वॉवेल की। अब इस वेरिएबल वॉवेल्स के अंदर ये सेट डाटा टाइप असाइन हो गई, जिसके अंदर ये 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ लो। जब हमने उसको वोवेल सेट को सेट ऑफ कैरेक्टर दिए जी तो ये तो नहीं डिफाइन किया ना कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं या कौन से कैरेक्टर्स हैं। नहीं, वो देखें 4 का मतलब है एक वक्त में कोई एक सिंगल कैरेक्टर आएगा, यानी एक वक्त में या तो ए आएगा या ई आएगा या आई आएगा या ओ आएगा या यू आएगा। अच्छा, अब कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं ये आपको बताना पड़ेगा, ये जो है कंप्यूटर खुद से नहीं जज कर सकता। हाँ, 4 का मतलब है यूजर से आप एक वक्त में सिर्फ एक कैरेक्टर इनपुट एक्सेप्ट करोगे, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, ठीक हो गया? जी जी सर। ओके, अगला जो है हमारे पास आ जाता है कॉम्पोजिट डाटा टाइप। ठीक है ना? अब कॉम्पोजिट और अगली कौन सी आ जाती है हमारे पास? अगला आ जाता है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या करता है? रिकॉर्ड एक ऐसी कॉम्पोजिट डाटा टाइप है जो कि कम से कम 2 डाटा टाइप्स को रेफरेंस करता है। रिकॉर्ड का फायदा ये होता है कि एक लाइन में, एक वेरिएबल में हम एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं, वो भी अलग अलग डाटा टाइप्स की। लाइक फॉर एग्जांपल अब फॉर एग्जांपल हमें ये वैल्यूज स्टोर करानी है किसी कस्टमर या किसी स्टूडेंट के लिए, तो मैं इन्हें एक साथ स्टोर नहीं करा सकता। ये नेम है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, ये एज है या आईडी नंबर है, जो भी है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। अगेन ईमेल एड्रेस की डाटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होती है, सेल फोन नंबर की भी हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर आ जाती है या स्ट्रिंग आ जाती है। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर मुझे एक साथ स्टोर करानी है तो उसके लिए 1 2 3 4 मुझे 4 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि मैं एक रिकॉर्ड डाटा टाइप डिक्लेयर करूं जिसमें ये 4 फील्ड्स बना दूं ताकि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएं। ठीक है ना? इसलिए रिकॉर्ड्स तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है रिकॉर्ड्स। इसको हम लिखते कैसे हैं? टाइप का कीवर्ड लिखते हैं और आगे हम कोई नाम दे देते हैं, जो भी आप अपनी डाटा टाइप को नाम देना चाहते हो। उसके बाद आप एक एक करके अपनी सारी फील्ड्स डिक्लेयर करते हो। डिक्लेयर नेम एज स्ट्रिंग, डिक्लेयर एज एज इंटीजर एंड सो ऑन। आखिर में आप लिख देते हो एन टाइप। सिर्फ रिकॉर्ड में हमें आखिर में एन टाइप लिखना होता है, बाकी किसी डाटा टाइप में हमें एन टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक रिकॉर्ड बनाया सेल्स रिकॉर्ड के नाम से, इसमें आपने 3 फील्ड्स डिक्लेयर की, कस्टमर नेम स्ट्रिंग, डेट ऑफ बर्थ डेट, बिल अमाउंट रियल, एंड टाइप। अब आपने जब यूज करना होगा तो आप एक वेरिएबल बनाओगे और उसको ये वाली डाटा टाइप असाइन कर दोगे। अब आपका ये जो सेल्स रिकॉर्ड है इसके अंदर 3 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं,
और एक बिल अमाउंट लेट सपोज 1590। एक सिंगल वेरिएबल में आपने 3 अलग अलग वैल्यूज स्टोर करा दी, और मज़े की बात यह कि आप इन तीनों को अलग अलग यूटिलाइज भी कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। उसके लिए आपको आप अगर मैं लिखता हूँ, ओ सॉरी, हमारे पास सिर्फ सेल्स नाम का, सेल्स डॉट डेट ऑफ बर्थ, तो मेरे पास इस स्क्रीन पे सिर्फ ये प्रिंट होगा। इसी तरह अगर मैं करता हूं तो मेरे पास स्क्रीन पे सिर्फ ये प्रिंट होगा, बल्कि इसकी डाटा टाइप रियल है। तो ये इन तीनों वैल्यूज़ को मैं अलग अलग भी यूज़ कर सकता हूँ इसी एक वेरिएबल में रहते हुए, और इन तीनों की डाटा टाइप भी अलग अलग है। ये वाला काम हमने चैप्टर 11 में कई दफ़ा किया है, सो होपफुली आपको कुछ कुछ एएस का रिकॉल हो रहा होगा। पेपर 2 में भी हम इस टाइप के कोड्स लिखते थे। जी सर, यहाँ तक क्लियर है? जी सर, ठीक है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। अच्छा, अब आखिरी चीज़ जो हमें समझनी है वो है कॉम्पोजिट डाटा टाइप, क्लास या ऑब्जेक्ट। अब क्लास या ऑब्जेक्ट, क्लास बेसिकली एक ख़ास तरह का कंटेनर है या डाटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट वो वेरिएबल्स हैं जो हम किसी क्लास के अंदर बनाते हैं। क्लास जो है वो एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है, उसके अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं होती। अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, तो फिर आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक पाइथन और जावा, ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसी लैंग्वेज सर फॉर वो क्लासेस जो HTML में भी यूज हो रही होती हैं। HTML में क्लासेस नहीं यूज होती, लेकिन CSS में इसका थोड़ा सा टच आता है। वो जो एक ही चीज को डिफरेंट एक ही चीज को सेम मतलब कलर्स वगैरह देने के लिए यूज हो रही होती है, वो चीज़ कहलाती है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जी ये वही तो चीज है। ये आप कह सकते हैं CSS का पैटर्न कुछ कुछ जो है ये क्लासेस वाला ही होता है। CSS का उसका पैटर्न जो है वो देखने में बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस वाले ही लगता है, ऑल्दो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अब असेंबली लैंग्वेज में है जैसे, उसमें आपके पास क्लासेस या ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके पास फोर्ट्रॉन या कोबोल लैंग्वेज में क्लासेस का, सी लैंग्वेज में जो है कोई वो आपका नहीं है। लेकिन ये सारी लैंग्वेजेस सिवाय असेंबली के अब जो है क्या कहना चाहिए, असेंबली लैंग्वेज के अलावा बाकी फोर्ट्रॉन या कोबोल वगैरह अब यूज़ होती भी नहीं है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में किसी हद तक जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता। बहरहाल बहुत ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स जो बनते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टाइल में ही बनते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली कोई नई लैंग्वेज नहीं है, वो इन अ वे किसी लैंग्वेज का फीचर है, या आप यूँ कह सकते हो किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी कोड को लिखने का तरीका है। हमारे पास जो है किसी भी कोड को, सॉफ्टवेयर को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड तरीके कहलाते हैं। जैसे उसमें आपके पास कैलीग्राफी वगैरह में डिफरेंट रस्मुल ख़त होते हैं ना, ये कूफ़ी ख़त है, ये अरबी ख़त है, ये ख़त है, ये वो ख़त है। बात सेम ही होती है, बस
थोड़ा सा डिज़ाइन का डिफरेंस होता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में जब कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हम उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। ये चीज़ कहलाती है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाए बगैर वहाँ पे उस स्टाइल में गुजारा नहीं होता। ऑब्जेक्ट हमेशा आपकी किसी ना किसी क्लास पे बेस करती है, उसके बगैर नहीं बन सकती। और एक क्लास की मदद से आप सेवरल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। इससे ज़्यादा डिटेल आपको फ़िलहाल इसमें क्या नाम है चैप्टर नंबर 13 में ज़रूरत नहीं है। बाकी चैप्टर नंबर 20 पे जब हम आएंगे तो वहाँ पे हम जो है अपना एक डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, उनमें कोड कैसे लिखा जाता है। फिर वहाँ पे हम ज़रा डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे कि क्लास क्या होती है, कैसे बनती है, क्या क्या कोड लिखते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं एंड सो ऑन। तो फ़िलहाल के लिए आपने बस इतना याद रखना है कि अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम्पल पूछता है कंपोजिट डाटा टाइप की, तो वहाँ पे आप क्लास या ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, रिकॉर्ड का भी लिख सकते हो और सेट का भी लिख सकते हो। फ़िलहाल इसकी ज़्यादा क्लासेस या ऑब्जेक्ट की ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल आपको नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका 13.1 कंप्लीट हो जाता है। अब अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लो। नहीं सर, इट्स ओके, नो इशू एट ऑल। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं पे रखते हैं। कल इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।